हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी के सीवीटी के स्पेसिफिक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे हम क्या कर रहे थे बेटा, इस चैनल पे हम सीवीटी से रिलेटेड जितना भी आपका कंटेंट होता है वो कंटेंट धीमे धीमे हम यहाँ इस पे अपलोड कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको सीवीटी से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं और आप चाहते हो हम आपको सीवीटी से रिलेटेड हर छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि उससे आपका एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो बेटा वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे आपका सीयूईटी के जीटी वाले पेपर में जो आपका एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटी, पॉलिटी से रिलेटेड हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया था। और पॉलिटी में अभी तक हम पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो है वो आपका चल रहा था। पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट हमने देखा था दुनिया में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात कब हुई थी। हमने देखा था कि दुनिया में पहला रिटन डॉक्यूमेंट जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था वो कहाँ मिला था, क्या मिला था, उसका नाम क्या था। हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो अडॉप्ट किए हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। हमने देखा था जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कितने फंडामेंटल राइट होते थे और अभी यानी कि करंटली कितने फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और हम दो फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं और राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम जो है वो आपका वो भी हम पढ़ चुके हैं। मतलब दो फंडामेंटल राइट हमने कवर कर लिए हैं। बाकी बचे हुए चार फंडामेंटल राइट हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। हमने देखा था कि राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है। हमने देखा था कि राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, चलिए तो जिसे ये सारी चीजें नहीं देखी हैं वो पुराने वीडियोस में जाएगा, जाके प्लेलिस्ट सर्च करेगा चैनल पे और वहां से पुराने वीडियोस देखेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम दो फंडामेंटल राइट आपके देख चुके हैं, है ना, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। जो तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्या है? आपका थर्ड फंडामेंटल राइट है ना। आपसे बोला जाए ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? ये तीसरा फंडामेंटल राइट है। सर इस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? सर आर्टिकल आपका 23 और आर्टिकल 24 जो है ये किससे रिलेटेड हैं? सर ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। सर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है तो आपका एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा? एक्सप्लॉयटेशन जब आपकी मर्जी के बिना, आपकी मर्जी ना हो और आपसे अगर कोई काम करवाया जाए तो वो आपका क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड ये राइट है। पहले आर्टिकल देखते हैं 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मतलब आपने देखा होगा बहुत जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। या फिर मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूं इसका। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ोगे ना, या आप जब अफ्रीका को सर्च करना शुरू करोगे तो अफ्रीका पे आपको एक कोस्ट मिलेगा जिसका नाम था स्लेव कोस्ट। अब वो स्लेव कोस्ट उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि वहां से स्लेव्स को ट्रेड किया जाता था और आपके यूरोपियंस जो थे वो अफ्रीका से स्लेव्स को ट्रेड करके ले जाते थे आपके अमेरिका। अमेरिका में वो स्लेव्स को सेल कर दिया करते थे। यही रीजन है कि आपको अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन वाला एक इशू मिलता है। तो वैसी चीजें इंडिया में ना हो, इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, इससे रिलेटेड आपका क्या है? आर्टिकल 23। क्योंकि बेटा आपको भी पता है अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होगी? वो जाहिर सी बात है आपका किस चीज के लिए होगी? फोर्स लेबर के लिए। उन लोगों से कुछ ऐसे काम करवाए जाएंगे जो उनकी इच्छा या उनकी मर्जी के अगेंस्ट में होंगे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि आपको आपकी मर्जी के अगेंस्ट में, आपकी इच्छा या आपकी कंसेंट के बिना आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। आपसे कोई काम ऐसा नहीं करवाया जा सकता जो आपकी इच्छा, आपकी कंसेंट के अगेंस्ट में होगा, है ना। तो ये आपका प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। बेटा इसमें एक चीज याद रखना कि अगर आपको कोई काम करवाया जाता है और अगर आपको उसके लिए कम सैलरी दी जाती है तो वो भी फोर्स लेबर के अंडर ही काउंट होगा। अगर स्टैंडर्ड सैलरी किसी चीज़ की अगर 100 है और आपको 100 की जगह 10 पे किया जाएगा तो वो भी आपका फोर्स लेबर में काउंट होगा अगर आप वॉलेंटरी वो चीज़ें नहीं कर रहे। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको कम पे किया जाएगा वो भी आपका फोर्स लेबर में आएगा। समझ में आया आर्टिकल 23 क्या होता है? लेकिन
अब यहाँ बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो फोर्स लेबर की हम बात कर रहे हैं ना, ये फोर्स लेबर का मतलब ये नहीं है कि पापा आपको सुबह उठा रहे हैं, है ना, पापा आपको सुबह उठाएंगे बेटा उठो, उठ के बैठ के पढ़ो, तो आप बोलो कि सर हमारा तो आर्टिकल 23 ये बोलता है कि हमसे ज़बरदस्ती हमारी इच्छा के बिना काम नहीं करवाया जाएगा। बेटा वहाँ तो घर वाले कूट देंगे, वहाँ घर वाले कूट सकते हैं, पीट सकते हैं, है ना, वहाँ आपको घर वाले फोर्स कर सकते हैं। तो आप उसके लिए मत बोलना कि हमसे फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, वो आपके अच्छे के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, आपके फ्यूचर के लिए आपको वो बोला जा रहा है। तो वो चीज़ें एक अलग होती है ना, ये चीज़ें यहाँ अलग हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल 24 क्या बोलता है। आर्टिकल 24 ये बोलता है कि जितने भी आपके चिल्ड्रंस होंगे बिलो द एज ऑफ 14, है ना, बिलो द एज ऑफ 14, या फिर मैं आपसे बोलूं कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रंस हैं, उन चिल्ड्रंस को आपका, या बिलो द एज ऑफ 14 जो चिल्ड्रंस हैं, उन चिल्ड्रंस को आपका हैजर्डस फैक्ट्रीज जो होती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज जहां पे उनकी जान को खतरा है, उनकी लाइफ के लिए थ्रेट है, जहां पे उनकी हेल्थ के लिए थ्रेट है, वैसी जगह पे आप जो है वो छोटे बच्चों को काम नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में क्या होता है, केमिकल फ्यूम्स जो होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, सराउंडिंग में आपके केमिकल फ्यूम्स होते हैं। तो केमिकल फ्यूम्स अगर छोटा बच्चा इनहेल करेगा तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, जिससे उसकी फ्यूचर हेल्थ जो होगी वो आपका खराब होगी। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका आयरन की कास्टिंग फैक्ट्रीज होते हैं, आयरन जहाँ पे आयरन बड़े बड़े कंटेनर्स में कास्ट हो रहा है, तो आपके बहुत आपका मॉल्टन लिक्विड है, बहुत हाई टेम्परेचर पे है ना, मॉल्टन आपका आयरन है, तो जब वो कास्ट होगा, हो सकता है बच्चे अगर वहां पे घूम रहे हैं और हल्का सा भी अगर कुछ माइनर मिस्टेक हुआ तो वहां से बच्चों की जान को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ वगैरह को जो थ्रेट हो सकता है, तो वो चीजें ना हो। इस वजह से आपने यहाँ पे जो है मना किया था कि जितने भी आपके बिलो द एज ऑफ 14 चिल्ड्रंस होंगे वो आपके हैजर्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया ना ये आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, है ना, साथ के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद करते चलेंगे। तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, है ना, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जिसमें क्या आता है, राइट टू एजुकेशन, है ना। राइट टू एजुकेशन क्या बोलेगा कि जितने भी जीरो से लेके, सॉरी, जितने भी आपके 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जितने भी चिल्ड्रंस हैं, उन सारे बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी वो आपका एजुकेशन देगी, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करेगी। जितने भी आपके पुअर बच्चे हैं जो आपका 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक की एज से बिलोंग करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट कैसे फ्री एजुकेशन देती है, आपने देखा ना, गवर्नमेंट ने आपके गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जिसमें कम फीस में एजुकेशन दी जाती है, जिसमें आपको बुक्स वगैरह जो हैं, ड्रेसेस वगैरह जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। तो वो सारी चीजें क्यों इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि सर गवर्नमेंट ने 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया था राइट टू एजुकेशन। बेटा अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है ना, किसी भी कंट्री को डेवलप करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एजुकेशन। आप किसी भी बच्चे को एजुकेट करोगे, जब आप एजुकेट करते हो ना, तो एजुकेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप करती है। एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी में इतना ग्रोथ लाती है कि आप जब बड़े होगे तो आप पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और वहीं पे अगर आप एजुकेटेड नहीं होगे तो आप पे ऑप्शन जो होंगे वो कम होंगे। तो यहाँ पे आपके डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, आपके साथ साथ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस वजह से गवर्नमेंट ने आपका राइट टू एजुकेशन जो है वो 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया। तो ये था आपका कौन सा, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का राइट, जो थर्ड फंडामेंटल राइट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए अगला फंडामेंटल राइट हम बोलते हैं, अगला फंडामेंटल राइट है आपका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो आपका राइट है उसमें आपके आर्टिकल आते हैं 25 से लेके आपका 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आएंगे आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको रिलीजियस फ्रीडम भी देता है ना, आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप रिलीजियस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके में डिफाइन की हुई हैं।
बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको कोई रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो पहले हम आर्टिकल 25 देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी विल से किसी भी रिलीजन को आपका क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है फ्रीली। मतलब आपको स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाउंड नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करो। आप जिस रिलीजन को चाहो उसे आप प्रोफेस करो, आप उसे अडॉप्ट करो, एक्सेप्ट करो, उसे आप प्रैक्टिस करो। मतलब जो रिलीजियस चीजें हैं आप उन चीजों को प्रैक्टिस करो और आप क्या करो, प्रोपोगेट करो। जैसे आपने देखा है ना, जैसे आपने सुना होगा कि जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, या आपके इस्लाम में ताजिया निकलता है, या इस तरीके के जितने भी हैं आपने देखा होगा, सिखों में भी, या कई जगह आपके रैलीज वगैरह जो निकलती हैं। तो आप उन सारी चीजों के लिए अलाउड हो। कैसे अलाउड हो? क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये बोलता है कि आप रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, गवर्नमेंट का उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन बेटा यहां पे प्रोपोगेशन में आप ये चीज काउंट नहीं करोगे कि आप फोर्सफुली कन्वर्जन करवा रहे हो। अगर आप किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन करवाते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि सर रिलीजन को प्रोपोगेट करने की फ्रीडम दे रखी थी। फ्रीडम दे रखी थी, लेकिन क्या आपका फ्रीली आप एक्सेप्ट करें सामने वाला, वो बोल रखा था। ऐसा नहीं बोल रखा था कि आप कोई भी चीज़ उससे फोर्सफुली करवाओगे। ये चीज़ें समझ में आई? चलो अब आर्टिकल 26 समझते हैं। आर्टिकल 26 में बोल रखा है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। किसी भी पर्सन पे रिलीजियस अफेयर्स के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। सर ये चीज़ें ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गई। 25 और 26 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे कोई भी पर्सन है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। सर इसमें और 25 में प्रैक्टिस या प्रोपोगेट करना या फिर आपका प्रोफेस करना, सर इसमें डिफरेंस क्या है? चलो समझते हैं। आर्टिकल 25 जो है ना वो आपका कम्युनिटी लेवल पे है, कम्युनिटी लेवल पे है। और आर्टिकल 26 जो है वो आपका इंडिविजुअल लेवल पे है। आर्टिकल 26 जो है वो आपका इंडिविजुअल लेवल पे है। थोड़ा सा चीजें समझना। देखो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, है ना। अब हिंदू धर्म में बहुत सारे प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। क्या मैं सारे प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करूंगा? क्या मैं सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करूंगा? वो आपका क्या बाउंडेशन होगा कि अगर मैंने कोई रिलीजन एक्सेप्ट किया है तो मुझे उसके सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करने होंगे? नहीं बेटा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा। मैं चाहूं तो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता हूं, मैं चाहूं तो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करूं। मतलब मेरी अपनी इच्छा है, मेरी अपनी विल है कि मैं जिस प्रैक्टिस को चाहूं उसे फॉलो करूं और जिसे ना चाहूं मैं उसे फॉलो ना करूं। जैसे आपके हिंदू धर्म की मैं बात करूं, हिंदू कल्चर का, आपका रिलीजन का, वहां फास्ट होता है ना। आप देखते हो हर 6 महीने बाद आपके नवदुर्गे के फास्ट आते हैं, या आपके जो संडे का वो मंडे के फास्ट होते हैं। इस तरीके से कई सारे फास्ट होते हैं। तो मेरी मर्जी है कि अगर मैं चाहूं तो वो फास्टों को रखूंगा, या अगर मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं रखूंगा। इस्लाम धर्म में कुछ चीजें होती हैं, आपने देखा है सिखिज्म में होता है। सिखिज्म में आपका बहुत सारे लोग पगड़ी रखते हैं और बहुत सारे लोग पगड़ी नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है कि बेटा अगर आप पगड़ी नहीं रखोगे तो आप सिख नहीं हो, है ना। आप सिख हो, आप सिख रिलीजन से बिलोंग करते हो, बट आपकी अपनी मर्जी है कि आप चाहो तो पगड़ी रखोगे, आप चाहोगे तो पगड़ी नहीं रखोगे। तो उस चीज की आपको फ्रीडम कौन देता है? आर्टिकल 26। तो 25 और 26 में डिफरेंस समझ में आया? 26 आपका इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा है। इंडिविजुअली जो रिलीजियस रिलेटेड चीजें हैं आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हो, वो चीजें आपका 26 में आएंगी। और रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिलीजन की चीजों को फॉलो कर रहे हो, वो चीजें आपका किस में आएंगी? 25 में आएंगी। डिफरेंस समझ में आया? इस डिफरेंस को याद रखना, कभी भी अगर कोई पूछे तो आप वो चीजें याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं हम। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 27। बेटा जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ोगे, मिडाइवल हिस्ट्री में आप देखोगे कि एक टैक्स था जजिया टैक्स। एक टैक्स था आपका जजिया टैक्स। जजिया टैक्स क्या था? रिलीजियस टैक्स था। जजिया टैक्स जो था वो क्या था? आपका रिलीजियस टैक्स था, है ना। मतलब एक रिलीजन के बेसिस पे लगा करता था वो आपका रिलीजियस टैक्स हुआ करता था, एक जजिया टैक्स। मतलब बोला यह जाता था कि जितने भी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते, जो फॉलोअर ऑफ इस्लाम नहीं है, उन लोगों को एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम क्या था? जजिया। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो यहां से क्या होगा? यहां से कुछ लोग फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में,
है ना। क्यों फोर्सफुली कन्वर्ट होंगे? कि वो बचने की कोशिश करेंगे कि या तो हम एक टैक्स पे करें या फिर हम क्या करें, अगर हमें बचना है वो टैक्स नहीं देना तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका इस्लाम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखो ऐसा फोर्सफुल कन्वर्जन इंडिया में ना हो, इस वजह से आपने ऐड किया क्या, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया में कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रोपोगेट करे। मतलब रिलीजन के बेसिस पे क्या कोई टैक्स होगा, नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर हिस्ट्री में एक टैक्स हुआ करता था जजिया, क्या वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, कि सर नहीं करता। सर कहाँ बोला गया है कि ऐसा कोई रिलीजियस टैक्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर आर्टिकल 27 में बोला गया है कि रिलीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी आपका टैक्स नहीं लगाएगी, तो कोई भी रिलीजियस टैक्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज समझ में आई, किसमें है, 27 में। चलो आर्टिकल 28 देखते हैं। अब आर्टिकल 28 क्या बोलता है बेटा? आर्टिकल 28 ये बोलता है कि आपको फ्रीडम है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड अगर आप कोई भी वो एजुकेशन अटेन करना चाहते हो, है ना, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड आप सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हो, रिलीजियस वर्शिप की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मैं अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और अगर मेरे को, मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके भगवत गीता जो है वो पढ़ना सीखना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो वो सीखना चाहता हूँ, या शास्त्र जो होते हैं मैं उनसे रिलेटेड नॉलेज जो है वो गेन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं बाउंड हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो इसमें आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके वो चीज़ें अटेन कर सकते हो, वो नॉलेज आप गेन कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब इंडिया में मदरसे भी हो सकते हैं, इंडिया में गुरुकुल भी हो सकते हैं, इंडिया में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करें। उसके लिए इंडिया में कोई आपका फोर्सफुली वो लॉज नहीं होंगे जो उन चीज़ों को रोकें। आप अपने कल्चर को, आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट या प्रमोट नहीं करेगा। आपके गवर्नमेंट से अलग हो सकते हैं, है ना, किसी लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी कल्चर के बेसिस पे अलग इंस्टीट्यूट बन सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं, गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो वाली चीज़ें आपका ये नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या उसको नहीं वो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका चौथा फंडामेंटल राइट। चलते हैं अगले फंडामेंटल राइट पे। अगला फंडामेंटल राइट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सर हम आपके कल्चर को प्रोपोगेट करेंगे, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, और आप अपने एजुकेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट खोल के उन्हें डेवलप करें, उन्हें प्रोपोगेट करें, उन्हें आपका जो है वो और प्रमोट करें, वो आप कर सकते हो। इस चीज की आपको इंडिया में फ्रीडम दे रखी है, जो क्या है आपका फिफ्थ फंडामेंटल राइट, पांचवा फंडामेंटल राइट है, और जिसमें आता है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किससे बिलोंग करता है बेटा? ये बिलोंग करता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो बेटा, बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट जो है उनमें से एक फंडामेंटल राइट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। चीज़ें थोड़ी सी समझना, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, जोग्राफिकल रीजन है, कम्युनिटी के बेसिस पे इंडिया में बहुत सारे सेक्शंस हैं, है ना। तो अब हर कम्युनिटी की, हर ट्राइब से, इंडिया में बहुत सारी ट्राइब हैं, आपको एक एक स्टेट में 50-50 ट्राइब से ज़्यादा मिल जाती हैं, ज़्यादा ट्राइब। देखो हर ट्राइब का अपना एक कल्चर होता है ना। और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो अगर आपको डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, अगर आप चाहते हो वो डाइवर्सिटी अफेक्ट ना हो, आप चाहते हो कि वो डाइवर्सिटी आपका बनी रहे, तो उस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए आपको उन्हें राइट्स देने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मेजॉरिटी सेक्शन हो सकता है वो आपका उस डाइवर्स कल्चर को ख़त्म कर दे,
और वो डाइवर्स कल्चर खत्म होगा तो आपकी डेमोग्राफी पे फर्क पड़ेगा, और आपकी डेमोग्राफी पे फर्क पड़ेगा तो उससे आपकी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ढंग से समझना कि इंडिया में हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आपने राइट दे रखा है कि हम आपके कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे, उसे आप प्रिजर्व करोगे, हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। या आपने कल्चर को आपको एक्सपैंड करना है तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल के उन्हें एक्सपैंड कर सकते हो, है ना। तो चलो, आपका आर्टिकल 29 क्या बोलेगा? आर्टिकल 29 यही बोलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके एजुकेशनल और कल्चरल जो इंटरेस्ट हैं उन्हें आपका प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब सर माइनॉरिटी होते कौन है ना, या इंडिया में कितने तरीके के माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे हम याद रखेंगे जो माइनॉरिटीज है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दो तरीके के माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करते हैं। पहला है आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, और दूसरे माइनॉरिटीज क्या हैं? लिंग्विस्टिक। दूसरे माइनॉरिटीज क्या हैं? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, है ना। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दो तरीके के माइनॉरिटीज हैं, एक लैंग्वेज के बेसिस पे और एक आपका रिलीजन के बेसिस पे। दोनों ही माइनॉरिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और माइनॉरिटी क्या होता है? जहां पे 50% से कम पॉपुलेशन हो। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आपकी पॉपुलेशन 50% से कम है, आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। रिलीजन के बेसिस पे आपकी पॉपुलेशन 50% से कम है, आप जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो। ठीक है, तो आपका उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये किस में बोला गया? आर्टिकल 29 में। ठीक है, आर्टिकल 30 पढ़ते हैं। आर्टिकल 30 में क्या है आपका, कि जो आपके माइनॉरिटीज हैं उनको राइट्स दिया गया है कि वो आपका एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, है ना। आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला और आप उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। ये आपका माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट होगा, है ना, स्टैब्लिश किसने किए? माइनॉरिटीज ने। तो आप स्टैब्लिश कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। मैनेज या एडमिनिस्टर करना मतलब जो भी टॉप मैनेजमेंट होगा जो वहां पे डिसीजन मेकिंग करेगा, वो आपका पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। जैसे आपके वाइस चांसलर होते हैं ना, कहीं पे भी टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में क्या होता है? वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर अगर एएमयू के आएंगे या वाइस चांसलर आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के आएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे, ताकि वो उस आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकें या उसे आपका एडमिनिस्टर कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई ना, कि आपका माइनॉरिटीज़ को राइट दे रखे हैं आपने कल्चरल और एजुकेशन के। एक में प्रोटेक्ट करोगे और दूसरे में वो प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, है ना। चलिए, अगला आपका जो फंडामेंटल राइट है, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 को समझना बेटा। पहले आपके पास एक वो हुआ करता था राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ना 7 फंडामेंटल राइट होते थे। तो पहले जो आपका फंडामेंटल राइट होता था, आर्टिकल 31 में 6th फंडामेंटल राइट आता था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आता था, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी को आपने क्या किया? खत्म कर दिया, है ना। क्या सर, अब पूछा जाए, क्या सर राइट टू प्रॉपर्टी हमें नहीं है? क्या हम प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो गवर्नमेंट हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन सकती है, या हम अपनी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते? क्या अब हमें वो राइट नहीं है? हाँ बेटा, आपको राइट है। ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपने खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या सर ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या सर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हाँ सर, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मतलब क्या है आपका, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है ना। अगर कोई भी राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 1978 में, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से इस आर्टिकल को, जो पहले आर्टिकल 31 में आता था, वो आपने ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया? आर्टिकल 300 ए में। तो अब आपका जो 300 ए है, जो पार्ट 12 है,
कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 12 है उसका पार्ट है आपका आर्टिकल 300 ए, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है अभी, है ना। अब बात ये आती है कि सर ये राइट टू प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर क्यों किया, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में था, अब भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपने बस पार्ट 3 से हटा दिया, पार्ट 3 से हटा के आप पार्ट 12 में ले आए, तो सर फर्क क्या पड़ जाएगा, आपने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 से हटाना पड़ गया और पार्ट 3 से हटाने के बाद आप उसे पार्ट 12 में आपने शिफ्ट किया। तो बेटा देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना, वो अगर आपसे कोई छीनता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जाके बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका वायलेशन हो रहा है और मुझे मेरे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाएं, मतलब मेरी जो चीज़ें हैं वो मेरे से ना छीनी जाएं। तो मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट केस कर सकते हो, और आपका जो ये चीज़ें हैं वो कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि सर हमें ना एक एक्सप्रेसवे बनाना है, हमें एक एक्सप्रेसवे बनाना है, कि अभी आपका दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो हमने बोला कि सर हमें एक्सप्रेसवे बनाना है और हमें उसके लिए ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए जो लैंड होगा वो एक्वायर करना पड़ेगा। अब लैंड एक्वायर करना पड़ेगा तो जो वो लैंड आपका जाएगा, सारा लैंड गवर्नमेंट का थोड़ी ना है, गवर्नमेंट जो आपके डिफरेंट लोग होंगे, किसी गांव से अगर पास हो रहा है तो वहां से वो लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, किसी सिटी से पास हो रहा है उसके पास से निकल रहा है, तो जिस जिस आदमी के या जिस जिस लोगों के लैंड होंगे गवर्नमेंट उनसे लैंड आपका एक्वायर करेगी। अब मान लो ये आपका एक्सप्रेसवे है, बट यहाँ पे एक एक्स वाई जेड पर्सन है, एक्स वाई जेड पर्सन है, जहाँ पे इनकी ये जमीन थी, ये लैंड जो था वो ओन करते थे आपका एक्स वाई जेड पर्सन। अब ये क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि सर राइट टू प्रॉपर्टी मेरा राइट है और मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करूंगा, मतलब मैं ये लैंड जो है वो गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। अब क्या हुआ, आपका एक्सप्रेसवे जो सीधा जाना चाहिए था, अब उस एक्सप्रेसवे को आपका बैंड होना पड़ेगा, है ना। अब उस एक्सप्रेसवे को क्या होगा, आपका बैंड होना पड़ेगा, है ना। देखो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आए ढंग से, कि अब आपका एक्सप्रेसवे, अभी तक तो ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे को क्या होगा, बैंड होके जाना पड़ेगा। अब एक्सप्रेसवे आपका जो पहले सीधा था वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, है ना। अब एक आदमी ने देखा कि सर ऐसे है, राइट टू प्रॉपर्टी है मेरा, फंडामेंटल राइट, तो वो आपके दूसरे पर्सन ने क्या बोला कि सर मैं भी अपना जो जमीन है मैं भी वो नहीं दूंगा, है ना। तो क्या हुआ, ये एक्सप्रेसवे और बैंड हो गया, ये एक्सप्रेसवे आपका और बैंड हो गया। तो ऐसे बेटा अगर बहुत सारे लोग ऐसे जमीन देने से मना कर दें तो कैसे लैंड एक्वायर होगा, कैसे आपके एक्सप्रेसवे वगैरह बनेंगे। आपको अच्छा लगेगा एक्सप्रेसवे ऐसा है आपका सांप सीढ़ी की तरह जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा जा रहा है, जिगजैग सा, है ना। तो ऐसे ही अगर आपका अभी की जो करंट की आपकी बात करें, राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर के पास काफी आसपास जो है काफी लोगों की आपकी पास में लैंड था, वो लोग आपका लैंड देने से मना करते हैं। तो क्या इतना बड़ा टेम्पल आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो बन पाता, क्या उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता, नहीं होता ना बेटा। तो यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी इसी वजह से आपने आर्टिकल 31 यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया और उसे पार्ट 12 में रखा। अभी भी आपको राइट टू प्रॉपर्टी है, अभी भी गवर्नमेंट आपसे जमीन लेगी तो आपको उसके कंपैरिजन में कुछ कंपनसेशन अमाउंट देगी, लेकिन तब गवर्नमेंट आपसे जमीन आपकी इच्छा के, आपकी कंसेंट के बिना नहीं ले सकती थी। अभी गवर्नमेंट आपसे बोल सकती है कि सर हमें आपकी जमीन चाहिए, आप उस चीज के लिए मना नहीं कर सकते। बट हाँ, हम आपको एक कंपनसेशन अमाउंट देंगे, कंपनसेशन अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना कंपनसेट करेगी, लेकिन हाँ आपसे ज़मीन जो है या आपका जो ज़मीन है, लैंड है, वो आपका गवर्नमेंट ले सकती है। इस वजह से आपने राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपने शिफ्ट किया या चेंज किया। यहाँ तक समझ में आया। चलो अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल है आपका 32, जिसे आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आपका सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है ना। तो आपका सिक्स्थ फंडामेंटल राइट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। चले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हो कि सर रिट इशू करिए, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। और ये जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बोला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्या है, आपका आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझो बेटा थोड़ी सी चीजें, अगर आपको आर्टिकल 32 ना मिले तो क्या बाकी सारे राइट्स आपको मिल पाएंगे?
आपसे बोल दिया गया कि हम आपको सारे राइट्स देंगे, लेकिन उन्हें लीगल स्टेटस कौन दे रहा है? आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना। इसी के बेस पे तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो कि सर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो क्या बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपको एंश्योर होंगे? क्या 100% बाकी सारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना बेटा। इस वजह से आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट बोला किसने? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसे बोला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया यहाँ तक? चलो, अगले 2-3 आर्टिकल और बचे हैं, 33, 34, 35, वो और देखते हैं, फिर ये पार्ट खत्म होता है। आर्टिकल 33 देखना बेटा। आर्टिकल 33 में थोड़ी सी चीजें समझना। आपके मान लीजिए वॉर चल रहा है कोई, है ना, कोई आपका वॉर चल रहा है। अब वॉर के टाइम पे क्या हुआ, जितने भी सोल्जर्स हैं ना, या आर्मी जो है, आर्मी के जो आपके एम्प्लॉयज हैं या डिफेंस में जो पर्सन्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि सर हमारी जान को खतरा है ना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, कि सर हमारी लाइफ को जो थ्रेट है, इस वजह से हम वॉर में लड़ने नहीं जाएंगे। या फिर एग्जाम्पल लें कि आपका कोविड आया था ना, कोविड, कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे आपका जो गवर्नमेंट डॉक्टर थे, है ना, गवर्नमेंट डॉक्टर जो थे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने क्या बोला कि सर हमें हमारी जान को, हमारी लाइफ को थ्रेट है, इस वजह से इस पर्टिकुलर टाइम पे हम आपका पेशेंट्स को डील नहीं करेंगे। या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह थे आपके बहुत सारे, है ना, जिन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका रन किया था। या पुलिस थी आपकी, पुलिस भी तो थी ना बेटा, पुलिस आपका सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी, है ना। तो पुलिस बोल दे कि सर हमारी लाइफ को थ्रेट है, तो कोविड के टाइम पे हम वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे। तो क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं? और अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो आप देखो क्या आपका कंट्री चल पाएगा, क्या आपका कंट्री रन हो पाएगा, कंट्री को कितने ज़्यादा इश्यूज आपके हैंडल करने पड़ेंगे। तो वैसी चीज़ें नहीं हो सकती। मतलब इन शॉर्ट, आपको जो फंडामेंटल राइट हैं, वो डिफेंस पर्सन जो हैं, है ना, डिफेंस पर्सन वगैरह जो हैं, या और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको फंडामेंटल राइट मिलेगा, लेकिन कुछ आपके अमेंडमेंट के साथ मिलेगा, कुछ आपके इम्प्रूव्ड या चेंज वर्जन में मिलेगा। ये चीज ऑथराइज किस में होती है? आपका आर्टिकल 33 में। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड राइट्स conferred in this part apply to security forces एक्सेट्रा। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, डिफेंस पर्सन्स को, आर्मीज को, पुलिस को, इन सबको जो फंडामेंटल राइट या इस पार्ट में, पार्ट 3 में जो राइट्स मिले हैं, वो मिलेंगे, लेकिन अमेंडमेंट के साथ मिल सकते हैं। ये चीज मेंशन किस में करी गई है? आपका आर्टिकल 33 में। समझ में आया? तो आप आर्टिकल, अगर आप गवर्नमेंट पुलिस में हो आप, है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप मेरे से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, मेरा मन नहीं है कि मैं रात को उठ के आपको जॉब पर नहीं जाऊंगा। सर आपकी ड्यूटी है। अगर कहीं दंगे होंगे, कहीं आपका कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। वो चीज़ फोर्स लेबर में काउंट नहीं होगी। तो आपके 23 आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ मिलेगा, है ना। 21 आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ मिलेगा। तो पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, वो आपको कुछ चेंजेस के साथ मिलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, डिफेंस पर्सन को। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 33 में। ठीक है। 34 में क्या होता है बेटा? 34 में आता है मार्शल लॉ। और ये मार्शल लॉ क्या होता है बेटा? मार्शल लॉ में क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे आर्मी को इतनी ज़्यादा पावर दे रखी थी कि वो पूरा कंट्रोल आर्मी के बेसिस पे था। एग्जाम्पल समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ के जो आपके स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका क्लियरली बाउंड्रीज जो है ना, आपका फेंसिंग नहीं हो रखी है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, वहाँ पे प्रॉपरली आपका वायरिंग या फेंसिंग नहीं हो रखी है। तो फेंसिंग नहीं हो रखी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास के बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं, वहाँ से वो आपका माइग्रेट कर जाते हैं और इंडिया की तरफ आ जाते हैं। अगर वो आपका पीसफुली आए तो ठीक है, आप चीज़ों को डील कर लोगे, लेकिन कई बार उनकी वजह से आपको जो लोकल्स होते हैं या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है, उसमें भी इश्यूज आते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, और वो सिक्योरिटी इश्यूज आप नहीं चाहते कि ऐसे कोई सिक्योरिटी इश्यूज आए। तो वैसे एरिया में आपका लगता है मार्शल लॉ। मतलब मार्शल लॉ क्या? आर्मी कंट्रोल करेगी वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसे। आर्मी को इतनी ज़्यादा पावर होती है बेटा वहाँ पे कि अगर आर्मी को लगता है कि आप इंडियन सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हो, आप जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, इंडिया के बाहर से आप आए हो और इंडियन सिक्योरिटी का आप ब्रीच कर सकते हो, तो आर्मी आपको ऑन द स्पॉट शूट कर सकती है। आर्मी पे कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आर्मी ने अपने पर्सनल मैटर की वजह से नहीं किया, अपने पर्सनल इश्यूज, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं किया। आर्मी ने वो एक्शन क्यों लिया? इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से, इंडिया की सिक्योरिटी की वजह से। तो वो क्या होता है आपका? मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 में आता है।
आर्टिकल 35 में सिंपल बोला हुआ है कि आपका जो भी लॉज होंगे आपका किससे रिलेटेड, पार्ट 3 से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो लॉ बनाने का काम, उन्हें अमेंड करने का काम, उन्हें चेंज करने का काम, ऐड करने का काम, सब्सट्रैक्ट करने का काम केवल कौन करेगा, आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक द प्रोविजंस गिवन इन पार्ट 3 टू गिव इफेक्ट टू देम। ये पार्ट 3 में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं उन्हें जो इफेक्ट देना है, उनका जो आपका इम्प्लीमेंटेशन करना है या उनसे रिलेटेड लॉ बनाने हैं, चेंज करना है, वो पावर किस पे होगी, सिर्फ पार्लियामेंट में। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली वो सारी चीजें नहीं कर सकती। वो सिर्फ कौन कर सकता है, आपका केवल और केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। ठीक है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपके जितने भी फंडामेंटल राइट थे, आपके 6 फंडामेंटल राइट हमने देखे। हमने देखा कि आपके जो फंडामेंटल राइट, एक जो 7th फंडामेंटल राइट था वो क्यों ट्रांसफर हुआ, कब ट्रांसफर हुआ, क्या वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। सारे आर्टिकल्स हमने डिटेल में पढ़े और हमने ये पूरा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है। तो आपको अगर चीजें समझ आई हैं, आपको ये अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को शेयर करना और वीडियो को आपका वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हमारी ये चैनल है ना, टॉपर्स कॉस अकेडमी सीयूईटी से रिलेटेड हमारा एक डेडिकेटेड चैनल है आपका, टॉपर्स कॉस अकेडमी सीयूईटी। आप हमें पीडीएफ्स के लिए फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टा पे हमें फॉलो करो, या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप हमें हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या आप ऑफलाइन कोर्सेज चाहते हो सेंटर को विजिट करो, या आपका कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज जो है वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। चलो तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रेट्स में, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेट्स।